Hello students, welcome back to the Nivesh Kashyap tutorials and I am Rushil Medhat who is teaching you भारतीय साक्ष्य अधिनियम. So I hope आप सब कुछ रिवाइज करते चल रहे हैं, बेयर एक्ट पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं एंड मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हैं बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास. ऑल राइट. सो कल तक हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस हमने अच्छे से पढ़ लिया था एंड द टॉपिक वी स्टार्टेड वाज डायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बीच में डिफरेंस. ऑल राइट. सो हम वहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड उससे पहले मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि आई होप आप सबने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो डू ज्वाइन आवर ग्रुप द निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स. ये आपके पास स्कैनर है, आप यहाँ से स्कैन करके भी यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन द ग्रुप ताकि you stay updated. All right, so this is our lecture number 4 and now we are starting with circumstantial evidence. See, direct evidence तो आपको clear हो गया था कि ऐसे evidences जो directly किसी चीज़ को prove करते हैं या disprove करते हैं किसी issue को, तो उसे बोलते हैं हम direct evidence. और इसके लिए हमने section 55 भी बहुत अच्छे से पढ़ा था and I hope अब आपको clarity मिल रही होगी, ठीक है, topics में, terms में. So today we have to start with circumstantial evidence. देखो ये टर्म है क्या, मे बी यू मस्ट हैव हर्ड और नॉट, आई डोंट नो, बट अब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब क्या होता है. देखो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस तरीके के एविडेंसेस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं आइदर टू प्रूव और डिसप्रूव द एविडेंस. ठीक है, तो जो ये हमारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं वो खुद में कोई एविडेंस नहीं है. इट इज़ नॉट डायरेक्ट. ध्यान से समझना, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है किसी चीज़ का कि हाँ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया या आई विटनेस मिल गया, किसी ने सुन लिया है, कुछ और सबूत दिखा दिया. नो नो, इट इज़ नॉट डायरेक्ट. मतलब ये डायरेक्टली ये नहीं दर्शाता कि हाँ ये किसी फैक्ट को प्रूव कर रहा है. नहीं. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? दे हेल्प, ध्यान से समझना, हेल्प करते हैं, एड करते हैं. किसको हेल्प करते हैं? या तो टू प्रूव और टू डिसप्रूव. व्हाट? आइदर टू प्रूव और डिसप्रूव द एविडेंस. ठीक है, ये डायरेक्टली हमें उस मुद्दे तक नहीं ले जा रहे. जैसे अगर क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को मारा, तो ये ऐसे एविडेंसेस नहीं होते कि जो सीधा साधा आंसर कर दे येस और नो में कि मारा या नहीं मारा. ये हेल्प करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे जो हेल्प करेगा हमें डॉट्स को कनेक्ट करने में. ठीक है, सो आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ एक. दोनों में आपको अच्छे से एक डिफरेंस क्लियर होगा. आप एक ही एग्जाम्पल उठा के चलिए कि ए और बी के बीच में केस चल रहा है. ठीक है, स्यूड. ए ने बी को स्यू किया. ये बोलता है कि बी स्लैप्ड मी. बी ने मेरे को थप्पड़ मारा. बी बोल रहा है कि नहीं, आई डिडंट स्लैप ए. तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि डिस्प्यूट कब अराइज होता है, इशू कब बनता है, जब दोनों की स्टेटमेंट्स अलग अलग हो. ये बोल रहा है कि मेरे को बी ने मारा, ये बोल रहा है मैंने नहीं मारा. तो जब दो लोगों की स्टेटमेंट्स ही मैच नहीं कर रही तो देयर अराइजेज द डिस्प्यूट. और हम डिस्प्यूट को लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इशू रेज होता है. कोर्ट में ये इशू रेज होता है. क्या इशू रेज होता है? वेदर बी स्लैप्ड ए. ये क्वेश्चन रेज होता है. इसी मुद्दे पे पूरा ट्रायल चलेगा. क्या बी ने ए को मारा, नहीं मारा, उसी के बेसिस पे एविडेंसेस दिए जाएंगे. अब जाहिर सी बात है, जो बी है वो चाहेगा इस चीज़ को, जैसे अब केस किसने फाइल किया? ए ने, राइट. तो ए कौन हुआ हमारा? ए हुआ विक्टिम. ठीक है, और बी क्या हुआ? एक्यूज्ड. तो ऑलवेज ए विल ट्राई टू प्रूव कि बी गिल्टी है. और बी क्या ट्राई करेगा? कि डिसप्रूव करना कि जो ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं मुझ पे ये सब बिल्कुल झूठ हैं. उसके ये अपने फेवर में एविडेंस देगा, ये अपने फेवर में एविडेंस देगा. सिंपल सी बात है. तो ये ट्राई करेगा कि ये जो क्वेश्चन बना है ना, वेदर बी स्लैप्ड ए, तो ये ए चाहेगा कि इसको प्रूव करे स्टेटमेंट को कि बी ने ही मारा है, ऐसे ही एविडेंसेस पेश किए जाए. लेकिन बी क्या ट्राई करेगा कि नहीं मैंने नहीं मारा, तो इसके अगेंस्ट जाके प्रूव करेगा. राइट. अब देखो, अब दो एविडेंसेस हम मानते हैं हमारे आगे ना, कोर्ट, हमारे मतलब कोर्ट के आगे दो एविडेंसेस आए.
व्हाट टू आई एविडेंसेस, एक होगा डायरेक्ट एंड एक होगा सर्कमस्टेंशियल। तो एक एक करके समझते हैं। पहला एविडेंस क्या आया कोर्ट के आगे कि सी जो है ना, सी ने, ही इज़ अ आई विटनेस, इसने मारते हुए देखा किसको, इसने देखा कि बी ने ए को मारा था। सी ने देखा कि बी स्लैप्ड ए, राइट। ये एक आई विटनेस है, ठीक है। इसके अलावा एक और एविडेंस मिलता है हमें कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है किसने मारा था, सीसीटीवी की फुटेज में आ गया है, ठीक है, कि जिसमें मारता हुआ दिखा है भी। इसके अलावा कोई और भी बंदा आके बता देता है कि मैं भी यहाँ मौजूद था, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, आर्ग्यूमेंट्स की आवाज़ें सुनी, कुछ, ठीक है, और वहाँ पे इसी बात पे लड़ाई झगड़े हो रही थी। या फिर हाँ, किसी ने फिंगरप्रिंट्स देखे, एक के गाल पे चाटा छपा हुआ देखा। तो ये जो सब एविडेंसेस हैं ना, ये जो हमने ये एविडेंसेस मतलब देखे, तो किस तरीके के हैं, क्या लग रहा है, हमने कल भी पढ़ा था, ये हैं डायरेक्ट एविडेंसेस, क्योंकि ये डायरेक्टली या तो प्रूव कर रहा है, ये जैसे ये सब जो हैं ये एविडेंसेस किसके फेवर में है, ए के अगेंस्ट, ए के फेवर में, राइट। तो ये प्रूव कर रहा है ना, डायरेक्टली प्रूव कर रहा है किसको, हमारे इशू को। इशू क्या था हमारा कि क्या बी ने ए को मारा, तो इसको डायरेक्टली प्रूव कर रहा है, तो ये हो गया डायरेक्ट एविडेंस। उसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसा है, मतलब बी के फेवर में एविडेंस आता है कि सीसीटीवी में दिख गया, मान लो कि नहीं नॉट स्लैप्ड, या किसी और ने आके आई विटनेस ने बता दिया कि भाई पूरा टाइम जब ये दोनों घूम रहे थे साथ, मैं था इनके साथ और मैंने नहीं देखा मारता हुआ, ठीक है, तो ये किसके फेवर में हो गया, बी के फेवर में। तो ये डायरेक्टली डिसप्रूव कर रहा है ना हमारे इशू को कि नहीं मारा, तो ये डायरेक्टली आंसर कर रहा है, तो ये हो गए हमारे डायरेक्ट एविडेंसेस, राइट। अब आगे चलते हैं। हमें जो आज समझना है वो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, सी एक स्टोरी समझते हैं एंड देन यू विल ईजिली बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ये मान के चलो, ये है एक रूम, ठीक है, यहाँ पे ना कोने में एक सीसीटीवी लगा है, ठीक है, ये रूम के बाहर है, आउटसाइड रूम, ऑलराइट। अब क्या हुआ कि ए और बी, ए है और एक है बी, दो पार्टीज़ हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लो स्टेप बाय स्टेप किसी ने आके बताया कि ए और बी में ना फाइटिंग हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुई, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हुई, दोनों बहुत गुस्से में थे, ठीक है। फिर किसी ने बताया कि फिर इसके बाद क्या हुआ ना कि बोथ वेंट इनसाइड, ये जो रूम है ना दोनों इनसाइड, मतलब इसके अंदर चले गए, इस रूम में चले गए। अब इनसाइड मतलब क्या, अंदर तो देयर इज़ नो सीसीटीवी, तो हमारे पास एक्चुअल स्टोरी नहीं पता। अगर रूम के अंदर सीसीटीवी होता तो बात ही नहीं थी, ठीक है, लेकिन रूम के अंदर नहीं है, रूम के बाहर सीसीटीवी है, इनसाइड देयर इज़ नो सीसीटीवी, तो अंदर की स्टोरी वी डोंट नो। तो पहले क्या हुआ, ये पता चला कि अच्छा आर्ग्यूमेंट्स हुई, दोनों अंदर गए, अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए मान लोगों ने। फिर किसी ने बताया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हुई है, जिसमें पता चला है कि थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी है और उसके बाद देखा गया है कि ए बाहर आया रोता रोता, ठीक है। और किसी ने बताया कि फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं किसके फेस पे, ए को थप्पड़ लगाया ना, तो ए के गाल पे चाटों के निशान भी हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स ना कहीं कहीं से पता चली हमें। तो ध्यान से देखो, तो कोई भी स्टेटमेंट हमें डायरेक्टली आंसर नहीं कर रही। अगर तुम अलग अलग की स्टेटमेंट्स पढ़ो, किसी ने जैसे ए ने आके बोला, ए और बी तो चलो पार्टीज़ है, मान लो एक्स ने आके बोला कि मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी, सब बता रहे थे आसपास में कि इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, तो क्या इतना काफ़ी है ये बोलना कि बी ने ए को मारा है? नहीं ना, मतलब आइसोलेशन में अगर हम सिर्फ ये फैक्ट देखें, सिर्फ ये चीज़ देखें, तो ये किसी चीज़ में एविडेंस नहीं है। या ये पता चला कि हाँ दोनों फिर लड़ाई झगड़ा करके अंदर चले गए, तो अंदर की स्टोरी वी डोंट नो, बिकॉज अंदर तो कुछ था ही नहीं, सीसीटीवी नहीं था, कोई बंदा नहीं था जिसने देखा हो, ठीक है। और जैसे ऑडियो रिकॉर्डेड हुई, सिर्फ थप्पड़ की आवाज़ आना क्या काफ़ी है, किसी और चीज़ की भी आवाज़ हो सकती है, या उसने अपने आप को ही मारा हो, कुछ भी हो सकता है फंसाने के लिए। तो वी कैन नॉट गेस, गेस वो काम नहीं करता।
या सिर्फ रोना, कि सिर्फ ए रोता हुआ दिखा, तो क्या इसका मतलब यही है कि बी ने थप्पड़ ही मारा होगा? कुछ और भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तू मैं हो गई हो, या सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के निशान पड़े हैं। मतलब क्या ये इनफ है? फिंगरप्रिंट के निशान ज़रूरी है उसी ने मारा हो? भी नहीं, किसी और ने भी मारा हो सकता है, या खुद भी मार लिया उसको फंसाने के लिए। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अगर हम ये सब अलग अलग फैक्ट्स करें तो कुछ ना बात तुक नहीं बन रहा। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है कि जब हम ये सारे एविडेंसेस को, यानी कि जो हमने सारे 1 to 5 स्टेटमेंट्स पढ़ी है ना, जब इन सब बातों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो तब एक कंप्लीट स्टोरी बनेगी। अगर हम इन सबको कनेक्ट करेंगे ना एक दूसरे से, मान लो पहले हमें ये वाली बात पता चली, फिर ये वाली बात पता चली, तो हम ना क्या करेंगे, सीक्वेंस में कनेक्ट करेंगे डॉट्स को। ठीक है, हम लिंक करेंगे। तो ये क्या बात है ना कि ये जितने भी हमने, जैसे भी यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स ली, तो ये जो जितने भी फैक्ट्स हैं, ऑल दीज फैक्ट्स और एक चेन है, एक तरीके से कड़ी है। ठीक है, ये हेल्प क्या करती है? इट हेल्प्स टू लीड टू आइदर प्रूफ या फिर डिसप्रूव। किस चीज़ को? हमारा जो मेन इशू था ना कि क्या बी ने ए को मारा या नहीं। तो ये क्या कर रहा है ना, ये सारे फैक्ट्स आपस में एक लिंक बना के, एक चेन बना के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको अगर मिला जुला के देखा जाए तो ये सब फैक्ट्स हेल्प कर रहे हैं एक चेन फॉर्म करने की, एक चेन फॉर्म करने की, कि इन सबको अगर क्यूमुलेटिवली पढ़ा जाए तो हमें पता चलेगा कि ये फैक्ट्स या तो प्रूव कर रहे हैं या डिसप्रूव कर रहे हैं इशू को। तो देखा जाए तो ये डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन सब ये हेल्प कर रहे हैं मेन इशू तक पहुंचने में, अगर सबको साथ में देखा जाए तो। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे या कहीं भी अगर क्राइम हुआ है तो बिल्कुल ना, मतलब ना के नेग्लिजिबल 10% चांसेस होते हैं कि आपको डायरेक्ट एविडेंस मिले। 90% केसेस में आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही मिलेगा। यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, यू हैव टू कंप्लीट द चेन टू नो द ट्रुथ। तो डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत रेयर चांसेस है, ज़्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ही सारे केसेस बेस्ड होते हैं। ठीक है, बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली मिल जाता है कि हाँ पता चल गया। क्योंकि हर कोई अगर क्राइम कर रहा है, जो भी क्राइम कर रहा है, वो ये तो सोच के नहीं क्राइम करता ना कि मैं पकड़ा जाऊँ, तो ही मेक्स एवरी अदर एफर्ट ताकि थिंग्स बाहर ना आए। तो इस तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत काम आता है। ठीक है, हमारे क्रिमिनल केसेस में स्पेशली। आगे देखें तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लाई हूँ, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। शरद बिरदीचंद शारदा इतना भी याद रखेंगे, शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, 1984 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है, तो सो यू शुड नो। इसमें ये बोलते हैं कि इसको ना हम पंचशील ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी बोलते हैं। पंचशील एज एन, इसमें क्योंकि 5 टेस्ट दिए गए थे कि अगर ये 5 चीज़ें पूरी हो रही हैं तो उसको हम मानेंगे कि हाँ इस बंदे को सज़ा मिल सकती है। इसमें सिंपल ये बोला गया कि अगर कोई केस, क्रिमिनल केस, अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है, ठीक है, तो उसके लिए ना यू हैव टू प्रूव ऑल दीज 5 टेस्ट्स, तब जाके कन्विक्शन होगा, तब जाके सज़ा मिलेगी एक्यूज को। ऑल राइट, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखा जाए तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि जो ये 5 टेस्ट हैं, आप ये केस एक बार पढ़ लेना ब्रीफ में, क्योंकि पूरा केस पढ़ने का तो कोई पॉइंट नहीं है। मैं आपको सिर्फ मेन बात बता रही हूँ उसमें क्या बोली गई। 5 टेस्ट दिए गए और 5 जब आप पॉइंट्स पढ़ोगे ना इसके अंदर, जब केस लॉ पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स आपको ना ऐसा लगेगा कि सब में तो सेम बात बोल रही है, सब में सेम बात बोली जा रही है। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें क्या क्या बोला गया था। इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल केस है और उस केस में डिपेंडेंसी है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, कि एक क्रिमिनल केस है और उसमें हमें ना डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा, हम डिपेंड हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। ठीक है, तो हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का नेचर है, नेचर ऑफ एविडेंस है हमारा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, हमने कनेक्ट किए हैं डॉट्स। तो अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे हम रिलाई कर रहे हैं, तो अगर
अगर एक्यूज को यानी कि कन्विक्ट, अगर वो गिल्टी प्रूव करना है हम उस पार्टी को, तो उसके लिए क्या क्या प्रूव होना चाहिए? क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होना काफ़ी है? क्योंकि इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रूविंग और डिसप्रूविंग द इशू, ये सिर्फ इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। तो हमें ये पता लगाना है कि अगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का यूज़ कर रहे हैं किसी केस में, तो क्या चीज़ें प्रूव होनी चाहिए जिसके तौर पे हम, इस एविडेंस के तौर पे हम डायरेक्टली सज़ा दिलवाएं हमारी गिल्टी पार्टी को। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ना इसने ये बोली थी कि जैसे हमने पीछे देखे कि हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स की पढ़ी, फिर हमने ना उसको एक दूसरे से जोड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रिलाई कर रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सब जो हम कड़ियाँ जोड़ रहे हैं ना, जो एक हम चेन बना रहे हैं, चेन ऑफ फैक्ट्स बना रहे हैं, इट मस्ट बी कंप्लीट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको 4 बातें इधर से पता चली, 4 बातें उधर से पता चली कि चलो भाई सब ये बोल रहे हैं कि भाई वो गिल्टी है, गिल्टी है। नहीं, अगर आपको ये फैक्ट पता चला, ये इससे ये कड़ी जुड़नी चाहिए, अच्छा फिर ये फैक्ट है तो हाँ इससे ये वाला फैक्ट कनेक्ट हो रहा है, ऐसा हुआ होगा। मतलब एक रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक फैक्ट कुछ और कह रहा है और दूसरे में कुछ और है, तो मतलब एक वो नहीं बन रहा, कोई लिंक नहीं बन रहा। तो आप जो भी बातें पढ़ें तो उसका ना मतलब एक कंप्लीट चेन होके एक ही कंक्लूजन आना चाहिए। क्या रिजल्ट आना चाहिए? ये सब पढ़ के, ये सब डॉट्स कनेक्ट करके ओनली वन कंक्लूजन या सिर्फ एक स्टोरी बननी चाहिए। क्या स्टोरी बननी चाहिए? दैट जो हमारा एक्यूज है वो गिल्टी है। सिर्फ एक स्टोरी होनी चाहिए, नो इफ एंड बट्स। ठीक है, कि डायरेक्टली उसका गिल्ट प्रूव होना चाहिए। नो अदर स्टोरी शुड बी पॉसिबल एक्सेप्ट द गिल्ट। यानी कि जब हम चेन को कनेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक स्टोरी ना कंप्लीट, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। हमें डॉट्स कनेक्ट हो रही हो, हम एक कंक्लूजन तक पहुंच पाएँ, एक ही कंक्लूजन होना चाहिए। और इफ़ एंड बट्स मतलब देयर मस्ट बी नो इफ़ एंड बट्स, बिल्कुल क्लियर एक आंसर मिले हमें उस स्टोरी का कि जो एक्यूज है वो गिल्टी है, तभी उसको सज़ा दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज। उसके अलावा इसमें केस में एक चीज़ और बोली गई है कि मोटिव भी एक बहुत एसेंशियल लिंक है। जब हम देखो, अगर पढ़ा होगा तुमने बीएनएस, तो उसमें आपको पता होगा कि एक होता है मेंस रिया, एक होता है एक्टिस रियस, यही मेन रोल प्ले करते हैं। स्पेशली इंटेंशन का होना ज़रूरी होता है। तो मोटिव का कोई वो रेलिवेंस नहीं होता कि किसी बंदे का मोटिव था या नहीं था क्राइम करते हुए, डजेंट मैटर। अगर उसका इंटेंशन था तो वो लाइबल होगा, उसका मोटिव था नहीं था मतलब इममेटीरियल है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए मान लो ये एक चेन है, हमने ये पता लगा लिया, ये पता लगा लिया, ये पता लगा लिया। अब इसके बीच में ना पर हमें कुछ ना मोटिव नहीं मिल रहा, नो मोटिव। ये समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे ने ऐसा ऐसा क्यों किया, तो उसका ना वज़न थोड़ा कम पड़ेगा। बट अगर ये सब डॉट्स कनेक्ट करते टाइम हमें एक पॉइंट मिल गया कि यहाँ इस इंसिडेंट में हमें समझ आ रहा है, अच्छा उनकी कोई रिवेंज था, उनका कोई दुश्मनी थी, इसलिए इसने ये सब किया, तो वहाँ पे ना मोटिव का होना ही काफ़ी है। तो मोटिव जो है एक बहुत अच्छा लिंक माना जाता है सब डॉट्स को कनेक्ट करने में। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। आगे चलते हैं। अब अगर क्वेश्चन आए कि भाई डायरेक्ट एविडेंस है और एक तरफ है सर्कमस्टेंशियल, तो विच विल बी प्रेफर्ड? पहली बात मैंने आपको बताया, मोस्टली हमारे केसेस में सर्कमस्टेंशियल देखने मिलता है। बट मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें दोनों एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम किस पे रिलाई करेंगे? तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट को ही प्रेफरेंस देंगे। ऑल राइट, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस ही सबसे ऊपर है। अगर आपको डायरेक्टली कोई एक चीज़ पता चल रही है जिससे आपका इशू प्रूव या डिसप्रूव हो रहा है, तो हम क्यों जाएंगे सर्कमस्टेंशियल की तरफ? ऑल राइट, तो हमारा ये केस लॉ हो गया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज डन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ हाउ टू प्रूव फैक्ट्स। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमने बहुत बातें कर ली कि फैक्ट्स क्या हैं और क्या इशू होता है, कैसे प्रूव करते हैं, मतलब एविडेंस क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस भी पढ़े हैं हमने। बट मुद्दा ये है कि हाउ टू प्रूव फैक्ट्स। क्वेश्चन ये है कि आप
फैक्ट्स को प्रूव कैसे करोगे? जैसे हमने अभी देखा, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स आए सामने कि हमारे पास एक स्टोरी भी समझ आ गई, चला अच्छा इसने ये किया, इसने ये किया, बट आप किस तरीके से उसको प्रूव करोगे? तो आपको एविडेंस के थ्रू प्रूव करनी है चीज़ें, और अदर मैटर्स प्लस मैंने क्यों लगाया, अब आपको समझ आ रहा होगा मैंने एविडेंस प्लस अदर मैटर्स क्यों लिखा है। कब हम मानेंगे कि फैक्ट्स प्रूव्ड हैं? ये हम 2.1J पढ़ेंगे अभी। हम मानेंगे कि फैक्ट्स प्रूव हो गए हैं अगर हम एविडेंस दिखा देते हैं। एविडेंस में ओरल भी आ जाएगा और डॉक्यूमेंट्री भी आ जाएगा। हमने पढ़ा है ना अभी 2.1E में कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू भी, और अदर मैटर्स हमने सेक्शन 55 का प्रोवाइज़ो पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है ना प्रोवाइज़ो, हमने कल पढ़ा था कल की क्लास में, कि सिर्फ एविडेंस से ही हम नहीं प्रूव कर सकते, एविडेंस के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है जिससे हम फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। जो हमने कल मर्डर वेपन की बात की, रियल और मटेरियल थिंग भी इसके अंदर आ जाती है, चाहे वो एविडेंस की डेफिनेशन में नहीं दी गई है, बट अगर कोई मर्डर वेपन वगैरह आपको मिला है और आपको वो प्रूव करना है, मतलब आपको वो लेके जाना है कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पे, तो वो भी एक इनडायरेक्टली एविडेंस होता है। ठीक है, ये भी हमने समझा था कैसे होता है। ठीक है, उसके अलावा देयर आर 2 थिंग्स। फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए 2 चीज़ें हैं, या तो कोई चीज़ प्रूव है या नहीं है। अगर कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसे हम प्रूव कहते हैं कि प्रूव हो गया, और अगर कोई फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट तो हम बोलेंगे डिसप्रूव्ड हो गया। तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल पे लेके चलती हूँ। देखो, जब भी आपको अपने फैक्ट्स को प्रूव करना है, ठीक है, तो किसके थ्रू करोगे? ये भी हमने पढ़ा, थ्रू एविडेंस प्लस अदर फैक्ट्स। ठीक है, अदर मैटर्स। तो आप इन 2 चीज़ों के थ्रू अपने फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली बात। अब ये बात है कि हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू प्रूव फैक्ट्स। हम कब मानेंगे कि प्रूव हो गई है कोई चीज़? हम कब बोलेंगे कि दिस थिंग इज प्रूव्ड? सी, इसके लिए मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो, मैटर्स जो होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था कल की डेफिनेशन में, मैटर्स के अंदर देयर आर 2 थिंग्स। या तो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या फिर फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा इशू बना कि क्या ए ने बी को थप्पड़ मारा, ये हमारा इशू है। ठीक है, अब अगर हम एबल हैं टू प्रूव दैट, मान लो सीसीटीवी में दिख गया सीधा साधा कि मारता हुआ, तो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो चीज़ क्या हो गई? दैट थिंग इज प्रूव्ड। और अगर सीसीटीवी में दिख गया कि ए ने बी को नहीं मारा, नॉर्मली आराम से बातें हंसते खेलते आ रहे थे एंड चले गए दोनों अपनी अपनी जगह पे, तो वो स्टेटमेंट मैच नहीं हुई, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो इशू था ना कि क्या उसने मारा या नहीं मारा, तो वो डिसप्रूव हो गया है। दीज आर द 2 थिंग्स। ये हमें देखने को मिलता है 2.1J में, एंड डिसप्रूव्ड वाली चीज़ हमें 2.1C में देखने मिलती है। अभी वी विल रीड इट। ठीक है, तो अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। 3 सिचुएशंस लेके चलते हैं। ऑलराइट, A वर्सेस B है। सेम एग्जाम्पल पे चलोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, बार बार अलग अलग एग्जाम्पल्स लेने का पॉइंट नहीं है। सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि इशू बना कि B स्लैप्ड मी मतलब A। ठीक है, कि B ने A को थप्पड़ मारा, ये बना हमारा इशू। सारी बात इशू पे है, इशू पे ही पूरा ट्रायल चलता है। ठीक है, अब मैं आपको 3 सिचुएशन समझाऊंगी एंड उससे आपको समझ आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, कि हम किस तरीके से चीज़ों को प्रूफ मानते हैं, नहीं मानते। सो दिस इज़ द इशू। याद रखना कि क्या बी ने ए को थप्पड़ मारा। फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर हमें एविडेंस मिल गया, सीसीटीवी का मान लो, सबसे सही एग्जांपल लगता है मुझे, कि अगर सीसीटीवी में दिख गया कि बी ने थप्पड़ मारा ए को, तो ये क्या है, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस चीज़ को, ये भी देखेंगे। ठीक है, अलग अलग पहले सिचुएशन समझो। अगर मैं बोलूँ कि हमें एविडेंस मिला कि सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं मिला कि बी डिडंट स्लैप ए,
तब क्या होगा ये भी पढ़ेंगे। अभी सिचुएशन समझो, सिर्फ आंसर्स ढूंढेंगे। और अगर कोई एविडेंस ही नहीं मिला, ना हाँ का ना का, ना ये पता चला कि उसने मारा है, ना ये पता चला कि उसने नहीं मारा, ठीक है। तो अगर कोई एविडेंस ही हमें रिकॉर्ड पे नहीं दिखा, या फिर अगर कोई एविडेंस दिखा तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, मतलब पूरी तरीके से ना ये चीज़ प्रूव कर रहा है कि मारा, ना ये प्रूव कर रहा है कि नहीं मारा, तो तब क्या होगा। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हमें पढ़नी है। जो हमारा टॉपिक है ना ब्रॉड प्रूफ के अंदर, ये 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं हमें, ठीक है। इसके आंसर्स के लिए डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं। देखो, अगर एविडेंस मिला आपको कि सीसीटीवी में नज़र आ गया कि साफ तौर पे कि बी ने ए को मारा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वो चीज़ मतलब एग्जिस्ट कर रहा है ना, फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हम उसको बोलेंगे कि द स्टेटमेंट इज़ प्रूव्ड, फैक्ट प्रूव हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि फैक्ट जो है एग्जिस्ट करते हैं। द क्वेश्चन वॉज कि क्या बी ने थप्पड़ मारा या नहीं मारा, और ये प्रूव हो गया ना कि हाँ मारा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि चीज़ प्रूव हो गई है। जो हमारा फैक्ट एंड इशू था, इसको हम फैक्ट एंड इशू भी बोल देते हैं, समझाऊंगी आगे टर्म्स। तो हम बोलेंगे कि ये जो फैक्ट एंड इशू था ये प्रूव हो गया है। अब अगर दूसरी सिचुएशन ले तो उसमें नज़र आ रहा है हमें कि बोला गया है कि अगर एविडेंस मिला हमें कि बी ने थप्पड़ नहीं मारा, तो इसका मतलब क्या, चीज़ तो प्रूव ही नहीं हुई ना, मतलब डिसप्रूव हो गई। जो एलिगेशन लगा रहा था ए बी के ऊपर कि बी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो ये इशू जो है ये तो रिजॉल्व ही नहीं हुआ, रिजॉल्व कह रही हूँ, ये तो प्रूव ही नहीं हुई। प्रूव नहीं हुई तो क्या हो गई, डिसप्रूव हो गई। ये चीज़ डिसप्रूव हो गई कि उसने थप्पड़ नहीं मारा, तो येस और नो में आंसर मिल गया। यहाँ पे आंसर मिला कि येस थप्पड़ मारा है, इसमें आंसर मिल गया कि नो थप्पड़ नहीं मारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एलिगेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती, ये एलिगेशन ही रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले 2 सिचुएशंस में हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है इस चीज़ का, ठीक है, येस और नो में। यहाँ पे हमें येस में आंसर मिल गया कि मारा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि नहीं मारा, तो नो में आंसर मिल गया, और इसमें बोल रहे हैं कि चीज़ प्रूव ही नहीं हुई, तो वो डिसप्रूव्ड मानी जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, अब हम आते हैं अपनी थर्ड सिचुएशन में, जो बोलता है कि नो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, और अगर एविडेंस है भी तो इट इज़ इनसफिशिएंट। मान के चलिए कि केस चल रहा है, ये चल रही है हमारी ट्रायल स्टेज पे ए को बुलाया गया, फिर बी को बुलाया गया, दोनों को बुला के एविडेंसेस कलेक्ट हुए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हुई। तो जब सब कुछ हो गया, कोर्ट को क्लैरिटी नहीं मिली, नो क्लैरिटी, ना तो ये पता चला कि थप्पड़ मारा है, ना ये पता चला कि नहीं मारा, मतलब अधूरे एविडेंसेस हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो तब हम क्या बोलेंगे, ये क्या चीज़ हुई है, ये चीज़ क्या हुई है हम ये बोलेंगे कि, और अगर मिले हैं तो इनसफिशिएंट एविडेंसेस हैं, तो ना तो ये प्रूव हो रहा है कि जो मुद्दा था कि क्या ए ने बी को मारा ये सच है या ये झूठ है, हमें पता ही नहीं चला पूरे ट्रायल के स्टेज पे, तो वी विल से कि नॉट प्रूव्ड। हम ये भी नहीं कह सकते चीज़ प्रूव हो गई, ना ये बोल सकते हैं कि डिसप्रूव हुई है, ठीक है। फेवर और अगेंस्ट की बात ही नहीं है, हमें येस और नो में आंसर ही नहीं मिला, राइट, हमें येस और नो में आंसर ही नहीं मिला, तो हम बोलेंगे कि द थिंग इज़ नॉट प्रूव्ड, जो हम पढ़ते हैं 2(1)(i) में। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है एक एक करके, कि प्रूव्ड का मतलब क्या है, आपको समझ आ गया होगा कि जो डायरेक्टली हमारे फैक्ट एंड इशू का आंसर दे कि हाँ ये जो हमने एलिगेशन लगाई थी वो प्रूव हो चुकी है, और अगर उसका आंसर नो में है, जो हमने एलिगेशन लगाई थी वो झूठी थी, तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड कि वो डिसप्रूव्ड हो गया है। बट अगर कोई एविडेंस ही नहीं आ रहा और अगर आया है तो अधूरा है, इट इज़ नॉट कंप्लीट, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट प्रूव्ड, दैट्स इट, इतना सिंपल है, ठीक है। तो अब मैं आपको प्योर एक्ट पे ले चल सकती हूँ, ठीक है। बीएसए का आप प्लीज़ साथ साथ प्योर एक्ट ओपन कर लेना, क्योंकि बिना प्योर एक्ट के बैठना ठीक नहीं है, उस पर साथ साथ मार्क करते चलो ताकि आपको याद आ जाए चीज़ें। 2(1)J पे चलते हैं हम। सी, हमें ये चीज़ें पढ़नी है, एक तो नॉट प्रूव्ड, एक प्रूव्ड, एंड पढ़ना है हमें
डिसप्रूव्ड वो ऊपर होगा। देखो ये 3 चीज़ें हैं, तो हमने इनके मीनिंग तो समझ ली है एग्जाम्पल के थ्रू। एक बार बेयर एक्ट रीडिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं चलो डिसप्रूव्ड की। 21C बोलता है डिसप्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स, यानी सब चीज़ें कंसीडर करते हुए, एविडेंसेस पेश करते हुए कोर्ट को ऐसा बिलीव होता है कि दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और considers its not existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. ये चीज़ मैं समझाऊंगी। अभी तो आपको बस इतना पता चल गया कि अगर जो हमारा फैक्ट एंड इशू है, अगर उस चीज़ को, वो जो एलिगेशंस हमने रेज़ किए हैं उसमें कि इन्हें मारा नहीं मारा, उसका अगर आंसर नो में है, अगर वो चीज़ प्रूव नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे वो चीज़ इज़ डिसप्रूव्ड, ठीक है। अब इसमें ये प्रोबेबल वाला क्या चीज़ है ये भी मैं साथ में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्रूव्ड पढ़ो। प्रूव्ड क्या है? अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो एलिगेशन थी ना कि बी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसके फेवर में एविडेंसेस मिल गए हैं। या फिर इतनी प्रोबेबल है वो चीज़ कि एक प्रूडेंट मैन, यानी कि एक ऑर्डिनरी मैन भी वो देख के बोल दे कि हाँ हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही थी, तो ये हो गया प्रूव्ड। फिर है 21I में नॉट प्रूव्ड, जो हमने लास्ट सिचुएशन पढ़ी थी। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, जब हमें पता ही नहीं है, वी हैव नो एविडेंस, या फिर नॉट एडिक्वेट एविडेंस एज टू कि थिंग प्रूव हुई है या नहीं। जब हम येस और नो में आंसर ही नहीं कर सकते, हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि हम पता लगा सकें कि जो इशू था हमारे पास वो ना तो प्रूव हुआ ना डिसप्रूव हुआ, ठीक है। वो ना हमें पता चल रहा है वो स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है, किसके फेवर में है, किसके अगेंस्ट में है, तो हम बोलेंगे वो चीज़ प्रूव्ड ही नहीं हुई, नॉट प्रूव्ड, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये टॉपिक तो हो गया, बस ये आपको प्रोबेबल और ये वाली चीज़ बता देती हूँ मैं क्या कहना चाह रहा है, कंफ्यूज ना हो, ताकि आप देखो चाहे प्रूव्ड हो या डिसप्रूव्ड हो, दोनों में ये चीज़ लिखी गई है कि जब आप बोलोगे, मतलब कि कोई चीज़ प्रूव हुई है या नहीं हुई, तो कोर्ट क्या करेगा, बिलीव, या तो वो बिलीव करेगा आपके एविडेंसेस के मतलब उस देखते हुए कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या तो कोर्ट को डायरेक्टली ये यकीन दिलाओ कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करती है तो प्रूव्ड, नहीं करती तो डिसप्रूव्ड। या तो ये वाली सिचुएशन है जो अभी हमने जस्ट पढ़ी है, या ये सिचुएशन है कि मान लो कोर्ट को डायरेक्टली ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पा रहे ये चीज़ कि फैक्ट एंड इशू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस केस में ना एक प्रूडेंट एक प्रूडेंट मैन की तरह कोर्ट सोचता है, एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह सोचता है, और पता लगाता है कि क्या जो ये स्टोरी समझाई है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, ये स्टोरी समझते हुए क्या लगता है कि होगा क्या। तो ये चीज़ क्लियर है। मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल देती हूँ ताकि थिंग्स गेट मोर क्लियर। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? चांसेस, कि किसकी तरफ झुकाव है। तो इसमें हम प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगाते हैं। प्रूडेंट मैन का टेस्ट क्या है, आप बहुत जगह पढ़ोगे कि जब, मतलब एक रीज़नेबल मैन का टेस्ट, कि जब कोर्ट रीज़नेबल होके सोचता है प्लस कॉमन सेंस अप्लाई करता है, सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं बिलीव करता बट थोड़ी अपनी कॉमन सेंस भी लगाता है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि क्या ये स्टोरी सच में समझ आ रही है, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है या नहीं। तो क्या होता है कि अगर मान लो कोर्ट को ऐसा लगा, डायरेक्टली उसको सीसीटीवी में दिख गया, मान लो कि बी ने थप्पड़ मारा है, तो चीज़ प्रूव हो गई, और अगर उसको दिख गया नहीं मारा है तो डिसप्रूव हो गई, बात ही ख़त्म। बट बात ये आती है कि प्रोबेबिलिटी, प्रूडेंट टेस्ट क्या है। अब मान के चलो जैसे ए और बी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, वो वाला सेम एग्जाम्पल, वो जो सीसीटीवी बाहर लगा हुआ था, दोनों के बीच में पहले आर्ग्यूमेंट हुई, फिर दोनों अंदर चले गए, फिर थप्पड़ की आवाज़ आई, फिर बाहर आया ए रोते रोते,
और फिर बाहर मतलब ये पता चला कि उसके गाल पे चाटे के निशान हैं ए के फेस पे। तो ये जब सब स्टोरी थी ना, अब मान लो इस सब से ना, मतलब ये सब स्टोरी तो समझ आ गई कोर्ट को, कि ये समझ आ गया कि अच्छा दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई और दोनों में लड़ाई हुई, तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई इसका मोटिव था कि भाई लड़ाई झगड़ा तो हुआ है, इसको मोटिव का पता चल गया। ठीक है, कोर्ट को पता चल गया। अच्छा अंदर गया तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी, मौका मिल गया उसको, बी को, कि अच्छा थप्पड़ मारने का, क्योंकि उसको पता था अंदर सीसीटीवी नहीं है। थप्पड़ की आवाज़ आई, फिर फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले, फिर वो बाहर आके रोता हुआ दिखा। तो ये सब इफ़ेक्ट दिखा रहा है एक तरीके से, ठीक है, कि ये इफ़ेक्ट आया, ये इंसिडेंट की बात है, रोता हुआ इससे कंडक्ट पता चला। ये सब तो हम आगे आगे समझ आएंगे जब हम सेक्शन बाय सेक्शन जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये एक सिनेरियो बना हमारे आगे, तो यहाँ पे मान लो कोर्ट को ना ये सब सुनने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा, कोई ऐसे मजबूत एविडेंस नहीं मिल रहा कि क्या हम मान के चलें ये सब स्टोरी समझने के बाद कि क्या सच में बी ने मारा है। अब ऐसा मान के चलो, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ऐसी भी तो आर्ग्यूमेंट ले सकता है कि क्या पता ये सब स्टोरी सच हो, लेकिन जब ये अंदर गया ना तो ए ने अपने आप को खुद ही मार दिया बी को फंसाने के लिए, हो सकता है ना, बट दैट इज़ नॉट द रीजनेबल स्टोरी। यही बात है प्रूडेंट टेस्ट की, कि कोर्ट वो वाला टेस्ट अप्लाई करेगा, वो कॉमन सेंस अप्लाई करेगा जो जिस चीज़ की हाई पॉसिबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है। कि देखो वो अपने आप को खुद मार ले या किसी और ने मारा हो, वो जान के झूठ बोल रहा, तो उसकी सिर्फ 1-2% चांसेस हैं, झूठ ही है वो बेसिकली। ये तो हम ऐसे ही अनुमान नहीं लगा सकते हवा में। बट अगर हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आई हैं तो कुछ तो बात होगी। तो कोर्ट के पास ये है कि मतलब 50%, 51% कोर्ट को लग रहा है कि ये स्टोरी ही होगी कि भाई बी ने ए को चाटा मारा, राइट। तो इसलिए कोर्ट क्या करेगा इसी सिचुएशन में, वो प्रोबेबिलिटी वाला टेस्ट लगाएगा, वो कॉमन मैन की जगह पे रख के अपने आप को देखेगा और बोलेगा कि यस, द सिचुएशन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, उससे हमारे पास मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो ये स्टोरी बोली जा रही है कि बी इज़ ओनली द कल्प्रेट, और वो फिर सज़ा देगा। ये बात होती है कि या तो चीज़ें डायरेक्टली प्रूव या डिसप्रूव हो जाएं, या फिर प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ आ जाए कि कोर्ट को ज़्यादा चांसेस क्या लगते हैं क्या होने के या क्या न होने के। दैट इज़ वॉट इज़ मेंट बाय दीज टर्म्स। ऑल राइट, सो एक बार पीपीटी में दिखा देती हूँ हमने कितना कर लिया है। दिस पार्ट इज़ डन, ऑल राइट। फिर हमने तीनों की डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। हम जो प्रूफ का टॉपिक पढ़ेंगे ना आगे जाके, एक पूरा अलग पार्ट पढ़ेंगे, तो वो तो डिटेलिंग में करेंगे हम, सेक्शन बाय सेक्शन वी विल गो। बट अभी हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हैं कि प्रूफ के अंदर ना क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। पहली चीज़ हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस, कि प्रूफ क्या होता है, डिसप्रूफ किसको कहेंगे करना, नॉट प्रूफ क्या होता है। इसके लिए हमने सेपरेटली सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस पढ़ लिए, राइट, विद एग्जाम्पल्स। सेकेंड पॉइंट क्या आता है प्रूफ के अंदर, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का, कि इतना तो हमें समझ आ गया कि हमें चीज़ों को क्या, मतलब डेफिनेशंस तो समझ आ गई कि हम कब बोलेंगे कोई चीज़ प्रूव हो गई है, कब डिसप्रूव हो गई है, या कब हम मानेंगे नॉट प्रूव्ड है, राइट। बट हमें ये भी तो पता लगाना ज़रूरी है ना कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का क्या मतलब है, हाउ मच की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट थिंग्स आर टू बी प्रूव्ड। ईजी लैंग्वेज में थिंग्स की जगह आप फैक्ट भी लिख सकते हो। अप टू व्हाट एक्सटेंट फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड। द क्वेश्चन इज दिस, ये समझ आ गया क्या प्रूव करना है क्या नहीं करना है। बट वी शुड ऑल्सो नो ना किस हद तक जाके हमें प्रूव करनी होती हैं चीज़ें। तो देखो इस चीज़ में ना दोनों के लिए अलग पैरामीटर्स हैं। सिविल केसेस के लिए अलग चीज़ें हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए अलग चीज़ें हैं। तो दोनों में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वैरीज। जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ का लेवल है ना, जो स्टैंडर्ड है हमें किस हद तक प्रूव करना है, वो थोड़ा ना लाइट है, लीनियंट है, थोड़ा स्लाइटली लीनियंट है। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल केस इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ ये क्या है। सिविल केसेस में अगर दो पार्टीज़ हैव कम एंड अपनी बात रखी है तो उसमें आपको इस हद तक प्रूव करना होता है, प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ तक। मतलब
आपको एक डाउट रेज करना होता है। किसके दिमाग में? डाउट रेज करना होता है इन द माइंड ऑफ कोर्ट, कि आपने ऐसी सब एविडेंसेस पेश कर दिए, ऐसे विटनेसेस पेश कर दिए जिससे कि कोर्ट को एटलीस्ट 51%, देखो कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, बट मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि कोर्ट को बिलीव हो जाए कि येस थिंक वॉज लाइक दैट, कि हो सकता है कि ये सिचुएशन अराइज हुई हो जो कि हमारी पार्टी बोल रही है। अब अगर कोर्ट के पास ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें उसको ऑल्दो 100% नहीं पता चल रहा, मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था और ए ने बोला कि बी ने मेरा घर ले लिया है और मुझे वापस नहीं कर रहा, कब्ज़ा करके बैठा है, तो ए जो सिचुएशंस बताता है ना कि मैं 2 दिन के लिए बाहर गया, उसके पीछे बी ने आके कब्ज़ा ले लिया, मुझे घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा, मेरी चाबियाँ नहीं दे रहा, तो ये सब स्टोरी सुन के अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, 51% उसको लगता है कि ए सच बोल रहा है और ये कोर्ट को प्रूव कर देता है कि इतनी चीज़ सच बोल रहा है, तो इट इज़ इनफ। कोर्ट इतने में ही कहेगा ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक इस हद तक भी अगर आप प्रूव कर देंगे तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर द सिविल केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस में क्या अप्रोच होती है। देखो क्रिमिनल केसेस में क्या चीज़ होती है ना, देयर इज़ ऑलवेज प्रूफ इज, मतलब एक स्टैंडर्ड क्या फिक्स हुआ पड़ा है कि जो प्रोसिक्यूशन है ना, प्रोसिक्यूशन को हमेशा एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तक जाके कोर्ट को ये यकीन दिलाना होता है कि 100% यही चीज़ है। अब इसको मैं यहाँ समझाती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। हमारे क्रिमिनल केसेस में अप्रोच बहुत अलग है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड का केस है, ये पता होगा आपको, क्रिमिनल केसेस में जो प्रोसिक्यूशन होता है उसकी तरफ से स्टेट लड़ती है, ठीक है, और एक्यूज तो है ही डिफेंस, ठीक है। अब ये केस आया कोर्ट के पास, तो इसके अंदर ना जो ये प्रोसिक्यूशन होता है ना, इसके पास मतलब बर्डन है प्रूफ का। कितना बर्डन है कि ही हैज़ टू मेक द कोर्ट बिलीव कि ये चीज़ बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट हुई है, यानी कि उसको इस हद तक कोर्ट को अपनी स्टोरी समझानी है, इस हद तक एविडेंसेस देने हैं और इस हद तक क्लैरिटी देनी है कोर्ट को कि कोर्ट को 100% लगे कि यही सच है और ये सब स्टोरी एक ही चीज़ प्रूव कर रही है कि द एक्यूज्ड इज़ गिल्टी। मतलब इसको 100% तरीके से प्रूव कराना है कि एक्यूज इज़ गिल्टी। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आधी अधूरी बातें या 50% प्रूव करके काम चल जाएगा लाइक सिविल केसेस। नो, इट इज़ नॉट द सिनेरियो। क्रिमिनल केसेस में आपको पूरी तरीके से ना कोर्ट को ये बिलीव कराना होता है कि सारे एविडेंसेस एक्यूज के खिलाफ हैं और एक्यूज ही गिल्टी है, तब जाके कोर्ट कन्विंस होगा और तब जाके उसको सज़ा मिलेगी। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हमारे इंडिया में जो क्रिमिनल केसेस हैं उसका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा है कि मतलब एक होता है ना, एक बिल्कुल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके चीज़ों को प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होता है और इस वजह से हमारे यहाँ पे केसेस बहुत डिले रहते हैं, बहुत सालों बाद जजमेंट आती है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, बट आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। हमने ये चीज़ भी देख ली है क्या क्या प्रूव करना होता है। ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ आपको क्लियर हो गया है, इतना ही बहुत है, इसमें आगे कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की। दिस इज़ द अगेन द थर्ड टॉपिक जो हम प्रूफ में पढ़ते हैं। पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी, डेफिनेशन पार्ट पढ़ा, देन हमने देखा कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, किस हद तक, किस केस में किस हद तक प्रूफ करनी है चीज़ें, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि who will prove which fact। ये मतलब है इस लाइन का। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट बोली कि बी ने बोला कि मैंने देखा था कि जब ए मेरे घर के अंदर ट्रेसपास कर रहा था, मेरे घर के अंदर घुस रहा था, तो अगर बी ने ये स्टेटमेंट बोली है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? किसको ये वाली बात प्रूव करनी है? बी को ही करनी है। जो चीज़ जो बोलेगा उसको वही प्रूव करना है। तो ये होती है कुछ बेसिक चीज़ें जो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। सो क्रिमिनल केसेस में अगर हम बात करें
तो जो प्रिजम्पशंस, मतलब देयर आर टू प्रिजम्पशंस, पहले हम प्रिजम्पशंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो प्रिजम्पशंस है, रोल ऑफ प्रिजम्पशंस इन प्रूफ एंड रोल ऑफ प्रिजम्पशंस इन बर्डन ऑफ प्रूफ। ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम काइंड्स पढ़ेंगे एंड देन हम पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। सो क्विकली कम ऑन द बोर्ड और यहाँ पे समझो चीज़ों को। देखो क्रिमिनल केसेस में अगर द क्वेश्चन इज, इशू है कि वेदर X murdered Y, क्या X ने Y का मर्डर किया, तो ये जो Y है वो क्या है, प्रोसिक्यूशन है, विक्टिम, राइट। तो जो प्रोसिक्यूशन होता है ना, यानी कि स्टेट हमेशा उसी के ऊपर इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है चीज़ों को प्रूव करने का, कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन प्रोसिक्यूशन, कि अगर वो क्लेम कर रहा है ना कि एक्स ने इसका मर्डर किया, तो उसी को प्रूव करना है कि कैसे एक्स ने मर्डर किया और क्यों वो गिल्टी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक प्रिजम्पशन लेके चलते हैं क्रिमिनल केसेस में, दैट इज़ ऑफ कि एक्यूज्ड इज innocent, he is always innocent until proven guilty। यानी कि एक्यूज को हमेशा ऐसा मान के चलना है कि वो इनोसेंट है अपने पार्ट पे। ड्यूटी आती है प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि उसको प्रूव करना है कि क्यों ये गिल्टी है। तो मान लो ये अब चल रहा है ट्रायल, ठीक है, पहले ना प्रोसिक्यूशन को बुलाया जाता है, देन डिफेंस को, ठीक है। तो अब मान के चलो प्रोसिक्यूशन जो है, अगर कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम कर ले, कोर्ट प्रिज्यूम करके चल रहा है ना, इसीलिए प्रोसिक्यूशन को पहले मौका मिलता है, क्योंकि कोर्ट प्रिज्यूम करके चल रहा है कि एक्यूज क्या है, इनोसेंट। तो इनोसेंस की जो ये डॉक्ट्रिन है ना, इस वजह से, क्योंकि कोर्ट पहले से मान के चल रहा है वो इनोसेंट है, तो इसीलिए एक्यूज को पहले चांस नहीं दिया जाता। पहले जो है लाइबिलिटी बनती है वो प्रोसिक्यूशन की बनती है कि उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके ये प्रूव करना है कि द एक्यूज्ड इज़ गिल्टी, कि एक्यूज्ड इज़ गिल्टी, इसको ये प्रूव करना है। इफ़ ही इज़ सक्सेसफुल तब तो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा फिर जाके किसके ऊपर, अगर सक्सेसफुल हो गया, भाई प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया एविडेंसेस दिखा के कि ही गिल्टी है, कि दूसरी पार्टी गिल्टी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला जाएगा, अब शिफ्ट हो जाएगा अपॉन एक्यूज्ड, शिफ्ट्स अपॉन एक्यूज्ड। फिर एक्यूज्ड के ऊपर लाइबिलिटी है कि वो प्रूव करे कि वो गिल्टी कैसे नहीं है, ठीक है। बट अगर प्रोसिक्यूशन फेल्स, वो नहीं प्रूव कर पाया कि जो एक्यूज है वो गिल्टी है, तो मैटर यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे केस नहीं चलेगा, ये बात होती है। तो इसीलिए प्रिजम्पशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रूफ को डिसाइड करने में, बर्डन ऑफ प्रूफ को डिसाइड करने में। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम क्यों बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर रखते हैं, कि वो प्रूव करे पहले कि एक्यूज गिल्टी है, तब जाके फिर एक्यूज के ऊपर लाइबिलिटी शिफ्ट होगी, क्योंकि कोर्ट पहले से मान के चलता है कि एक्यूज इज़ इनोसेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये थियोरी है कि बेशक हज़ारों छूट जाएं, लेकिन एक भी इनोसेंट कोर्ट, मतलब एक भी इनोसेंट बेफालतू में सज़ा नहीं काटनी चाहिए उसको। यहाँ पे हमारा ये लॉजिक है, इसीलिए इतना स्ट्रिक्ट रखा हुआ है हर चीज़ को। ऑल राइट, ये हमारी एक थियोरी है, पता नहीं कितनी ठीक है नहीं है, बट दिस इज़ द थिंग। ऑल राइट, अब हम चलते हैं हमारी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस पे। अब समझ आया कि प्रूफ में कितना रोल है प्रिजम्पशन का, और किस तरीके से बर्डन ऑफ प्रूफ पे अफेक्ट पड़ता है, कैसे शिफ्ट होता है हमारा ये चीज़ बर्डन सिर्फ प्रिजम्पशंस की वजह से। अब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस जो हमें पढ़नी है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ये सब चीज़ें हैं। ऑल राइट, इतना रहता है पोर्शन, ठीक है। सो हम 3 काइंड्स की पनिशमेंट पढ़ते हैं। मे प्रिज्यूम आपको मिल जाएगा 2(1)H में, शैल प्रिज्यूम कहाँ पे है, 2(1)L में, ठीक है, और कंक्लूसिव प्रूफ तो स्टार्टिंग में ही है 2(1)B में, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ें समझनी है हमें पहले, ये होता क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो बोर्ड पे ही चलते हैं, यहाँ नहीं आएगा। सी मे प्रिज्यूम का क्या मतलब है। 3 तरीके की प्रिजम्पशंस हम पढ़ेंगे हमारे BSA में। आपको बहुत सारे सेक्शंस में लिखा हुआ दिखेगा, मे, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये 3 चीज़ों का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल है, मतलब वैसे ईजी है, बट एक बार समझ आ जाए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। मे का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन, मर्जी, ऑप्शन। ठीक है, किस चीज़ का ऑप्शन है, सी ये ना एक ऑप्शन देता है। अगर कहीं पे लिखा है कि कोर्ट में प्रिज्यूम, तो ये ना कोर्ट के पास एक ऑप्शन है कि कोर्ट की मर्जी है कि वो उस फैक्ट को माने कि हाँ ये प्रूव है, कि ये प्रूव हो चुकी है। और कोर्ट के पास ऑप्शन है, अगर उसका मन नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो बोल सकता है कि नहीं, मैं ये प्रिज्यूम नहीं करके चल रहा कि ये बात सच है या क्या है। और वो बोलेगा पार्टीज़ को कि जाओ एविडेंसेस पेश करो एंड देन आई विल डिसाइड। ये होता है हमारा मे प्रिज्यूम। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझेंगे, तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं सीधा। यानी कि मान लो कहीं एक चीज़ लिखी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी बेसिक एग्जाम्पल ले लो, कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि बारिश हो रही थी आज, तो आपको प्रिज्यूम, आप कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर सकता है कि वो भीगा होगा। मतलब फालतू लगेगा, बट समझने के लिए इट्स ईजी टू रिमेंबर एग्जाम्पल, कि अगर कहीं लिखा है कि अगर बारिश हो रही है तो कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर सकता है कि बारिश हो रही है तो वो गीला हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोर्ट की मर्जी है, या तो वो कोर्ट कहे कि हाँ मैं तो मान रहा हूँ कि बारिश हुई है तो गीला तो होगा, कॉमन सेंस की बात है, ये बात है। इसके पास ऑप्शन क्या होता है कि कोर्ट की ना मर्जी भी है, ज़रूरी नहीं है कि लिख दिया गया है कि उसके पास ऑप्शन है कि वो प्रिज्यूम कर सकता है तो उसको हर चीज़ में, हर केस में यही मान के चलना पड़ेगा कि बारिश है तो गीला होगा। नहीं, कोर्ट मान लो सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है नहीं उसके पास तो छाता भी हो सकता है, वो रेनकोट भी पहन के घूम सकते हैं, तो वो नहीं भीगा होगा। ठीक है, तो उस केस में कोर्ट क्या कहेगा कि मैं नहीं मानता, मैं प्रिज्यूम है ना, तो मेरी मर्जी में नहीं मानता, और मैं बोल रहा हूँ कि आप एविडेंस लेके आओ कि आप भीगे थे। ठीक है, तो आपको एविडेंस लेके आना है। तो ये एग्जाम्पल हो गया मे प्रिज्यूम का। तो मे प्रिज्यूम में आपको 2 चीज़ें रिमेंबर करनी है। एक तो कि ये डिस्क्रिशन है, ऑप्शन होता है कोर्ट के पास कि वो प्रिज्यूम करे किसी चीज़ को या मना कर दे और बोले कि नहीं भाई आप एविडेंस लेके आओ और नॉर्मल केस चलाओ, जैसे एविडेंसेस लाए जाते हैं तब मैं डिसाइड करूँगा। और दूसरी चीज़ है ना, ये रिबटेबल क्या होता है, कि अगर कोई चीज़ मे प्रिज्यूम है तो इट इज़ ऑलवेज रिबटेबल। इसका मतलब है कि अगर कोर्ट ने मान लो मान भी लिया, कोर्ट ने डायरेक्टली प्रूफ मान लिया किसी चीज़ को कि ठीक है बारिश हुई है तो आप गीले हुए होंगे, मान लो कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, प्रूफ मान लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कोर्ट के मान लेने से या प्रूव्ड मान लेने से ऑपोजिट पार्टी को मौका नहीं मिलेगा उसको डिस्प्रूव करने का। इवन इफ कोर्ट प्रिज्यूम्स एनीथिंग टू एग्जिस्ट और नॉट, तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इवन इफ, देन ऑल्सो ऑपोजिट पार्टी हैज़ द राइट, हैज़ द पावर, बोल सकते हैं, टू रिबट। रिबट मतलब वो चाहे तो डिस्प्रूव भी कर सकता है, वो ऐसे एविडेंसेस दिखा दे। मान लो कोर्ट मान के चल रहा है कि बारिश हुई है तो गीले हुए होंगे, प्रूव मतलब कोर्ट ने प्रिजम्पशन मान ली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि मे प्रिज्यूम है।
तो इसका मतलब ये है कि इवन इफ उसने मान लिया ऐसा, बट सामने वाली पार्टी दिखाना चाहती है ऐसे एविडेंसेस कि ताकि वो प्रूव कर सके कि जो ये कोर्ट की प्रिजम्पशन है ये गलत है और मैं नहीं भीगा था, ऐसी कोई चीज़ है, तो वो कोर्ट अलाउ करेगी ऑपोजिट पार्टी को कि आप अपने एविडेंसेस पेश कर सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट मे प्रिज्यूम इज. आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें, एंड लास्ट में हम बेयर एक्ट भी पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं शैल प्रिज्यूम की तरफ. देखो, शैल प्रिज्यूम भी काफ़ी हद तक मे प्रिज्यूम की तरह ही है, एक छोटा सा डिफरेंस है बस. शैल प्रिज्यूम में क्या होता है, शैल मतलब मैंडेटरी. पहली चीज़ तो ये मैंडेटरी है कि अगर कहीं पे लिख दिया गया है ना कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो कोर्ट को मान के ही चलना पड़ेगा कि इसने इसका मर्डर किया. मान लो कोई ऐसी सिचुएशन कहीं पे लिख दिया गया है कि इफ़ दिस थिंग, ये अगर फैक्ट आया आपके पास, तो यू हैव टू प्रिज्यूम कि कोई पार्टी जो है वो गिल्टी ही है. ठीक है, अगर कोर्ट ने किसी एक्ट में लिख दिया गया, किसी प्रोविज़न में लिख दिया गया है कि अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा कि वो मर्डर या वो क्राइम उसी ने किया है. दैट्स इट. तो उसमें नो इफ एंड बट्स, मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं है कोर्ट के पास में प्रिज्यूम की तरह कि वो मान के चले या ना मान के चले. नहीं, कोर्ट को प्रिज्यूम करके ही चलना पड़ेगा कि वो बंदा गिल्टी है. ठीक है, एक ही ऑप्शन है कोर्ट के पास कि वो प्रिज्यूम करके चले ये चीज़. लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर कोर्ट ने मान लिया, प्रिज्यूम कर ही लिया, तो क्या इसका मतलब है कि वो रिबट नहीं कर सकती सामने वाली पार्टी? ऐसा बिल्कुल नहीं है. जस्ट लाइक मे प्रिज्यूम, जो ऑपोजिट पार्टी है उसको मौका दिया जाएगा उस चीज़ को डिस्प्रूव करने का. बट जो मे प्रिज्यूम में हमारे पास एक ऑप्शन था ना कि हम कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करके चल भी सकता है या नहीं, और चाहे तो वो एविडेंस भी बुलवा सकता है. तो इस केस में वो ऑप्शन नहीं है, नॉट कॉल फॉर एविडेंस. ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है शैल प्रिज्यूम में कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, प्रिज्यूम करनी ही पड़ेगी ये चीज़. बस सामने वाली पार्टी को ये मौका मिलता है कि वो आके उस बात को झूठ पेश कर सके, वो रिबट कर सके. ठीक है, वो अपोज कर सके. बट कोर्ट के पास जो वो ऑप्शन था मे प्रिज्यूम में कि वो चाहे तो एविडेंसेस भी बुला सकता है और तब भी डिसाइड कर सकता है, तो ये ऑप्शन शैल प्रिज्यूम में ख़त्म हो जाता है. ठीक है, अब देखो आगे एक छोटा सा डिफरेंस भी कर लो, क्योंकि पूछ सकते हैं कहीं मे प्रिज्यूम में और शैल प्रिज्यूम में. ये कहाँ दिया हुआ है 21H में, ये दिया हुआ है 21L में. ये है डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास कि वो प्रूफ मान के चले या नहीं मान के चले, और वो एविडेंस के लिए भी बुला सकता है पार्टीज़ को. लेकिन शैल प्रिज्यूम में इट इज़ मैंडेटरी कि उसको मान के ही चलना है कोर्ट को कि ये चीज़ हुई होगी, मतलब प्रिज्यूम करके ही चलनी है वो चीज़. तो इस केस में जो वो एविडेंस के लिए नहीं बुला सकता, उसके पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो बोलेगा पार्टीज़ को कि आप एविडेंस लेके आओ. नहीं, दैट्स नॉट द थिंग. उसके बाद इसको ना हम प्रिजम्प्शियो ह्यूमैनिस भी बोलते हैं. लिख देती हूँ, प्रिजम्प्शियो ह्यूमैनिस. इसको हम प्रिजम्प्शियो जूरिस भी बोलते हैं. इनका क्या मतलब है, ये ज़्यादातर प्रिजम्पशन होती हैं ऑफ फैक्ट्स. लेकिन जो शैल प्रिज्यूम है ये ज़्यादातर प्रिजम्पशन होता है लॉ को लेके, लॉ पॉइंट्स को लेके, कि जो ये लिबर्टी मिलती है ना कोर्ट को कि वो मान के चले प्रिज्यूम है या नहीं है, तो वो ज़्यादातर मे प्रिज्यूम में इसलिए मिलती है क्योंकि ज़्यादातर ये जो प्रिजम्पशंस होती हैं ये फैक्ट को लेके होती हैं जो डिफ़र करता है. तो इसलिए कोर्ट को एक लिबर्टी दी जाती है कि वो प्रिज्यूम चीज़ों को माने या ना माने. लेकिन शैल प्रिज्यूम में ज़्यादातर लॉ पॉइंट को लेके प्रिजम्पशंस आर रेज्ड. ठीक है, उसके बाद काइंड्स आर डन. अब मैं आपको एक ये वाला केस करा देती हूँ, फिर हम बेयर एक्ट पे चलते हैं. राइट, सो द केस इज़ RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस. ये मैंने जगह इसलिए खाली छोड़ी है ताकि मैं आपको बता सकूँ. देखो, ये मैंने बस ऐसे ही रेफरेंस के लिए ले लिया है क्योंकि एविडेंस से रिलेटेड था, तो कि इट डज़ नॉट मैटर हाउ डिड यू ऑब्टेन द एविडेंस.
हाउ डिड यू ऑब्टेन द एविडेंस? सी, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है? इस केस में क्या हुआ था ना, मतलब ये एक जनरल रूल है हमारा जिसके ऊपर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट या BSA वर्क करता है. इस केस में क्या हुआ था, फ़ोन टैपिंग की गई थी. ठीक है, फ़ोन टैपिंग करके किसी के फ़ोन को ऐसे इलीगली टैप करके ना रिकॉर्ड कर ली गई थी कुछ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली गई, बट वो रिकॉर्डिंग्स तो इलीगल तौर पे हुई ना. मतलब फ़ोन टैप करने के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, तो एक इलीगली तरीके से क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग्स को टैप किया गया. फ़ोन को टैप करके रिकॉर्डिंग्स को इलीगली तरीके से ऑब्टेन किया गया. तो एक पार्टी ने रेज़ किया एलिगेशन कि इट शुड बी इनएडमिसिबल, यानी कि कोर्ट को नहीं अलाउ करना चाहिए एविडेंस क्योंकि इसका सोर्स इलीगल है. तो हमें पता लगाना है कि ये बात कितनी सच है और कितनी गलत है. ठीक है, तो ये करके मतलब प्रेजेंट कर दिया गया था, प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस. तो जब ऐसी इलीगली ऑब्टेन्ड कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के आगे, तो दूसरी पार्टी ने, ऑपोजिट पार्टी ने ये बोला कि आपको तो ये चीज़ माननी ही नहीं चाहिए, आपको ये एविडेंस ही नहीं लेना चाहिए, एडमिट ही नहीं करना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में, बिकॉज इट वॉज इलीगली ऑब्टेन्ड. ठीक है, तो बात क्या हुई थी ना, ये बोला गया था कि जब तक जो एविडेंस है वो रेलिवेंट है, हमारे फैक्ट्स को लेके रेलिवेंट है, बिल्कुल मुद्दे की बात करता है, और अगर आइडेंटिटी भी मैच हो गई है, ठीक है, प्रूफ भी हो गई है चीज़, और वो एक्यूरेट भी लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि फ़र्ज़ी बनवाया हुआ है या फेक है, तो जब तक ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि रेलिवेंसी है, आइडेंटिटी भी मैच हो गई और एक्यूरेट भी लग रहा है, इसे फेक नहीं लग रहा, एक्यूरेटली जनरेटेड और ऑथेंटिक लग रहा है, तो तब तक ना इट विल बी treated as evidence. It will be treated as evidence, क्योंकि एक्चुअली में कोर्ट को तो सच पता चल गया ना इसी के बेसिस पे, तो इसलिए कोर्ट अलाउ करता है. ठीक है, और उसने बोला कि इसलिए हम एडमिसिबल ही मान के चलेंगे. डजेंट मैटर कि सोर्स क्या है, लीगल है इलीगल है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता जब तक ये तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं. तो सोर्स क्या है डजेंट मैटर, दैट्स इट. इसीलिए बस पढ़ाया है मैंने ये चीज़, क्योंकि जो US में है ना वहाँ पे ऐसा नहीं होता. वहाँ पे चेन ऑफ कस्टडी हैज़ टू बी प्रोड्यूस, यानी कि US में अगर इफ़ यू हैव टू एडमिट एविडेंस, अगर आपको कोई एविडेंस एडमिट करना है तो उसके लिए द नेसेसरी थिंग इज़ कि जो सोर्स है ना जहाँ से आप लेके आए हो, तो वो तरीका भी ठीक होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए. ऐसे अगर इलीगली आप कुछ की प्रिवेसी इंट्रूड करके या कुछ करके लेके आ रहे हो, तो कोर्ट साफ तौर पे मना कर देगा कि हम एडमिट नहीं करेंगे, चाहे उसमें कितनी सच्चाई हो, चाहे वो कितना एक्यूरेट हो, कितना रिलेवेंट हो, डजेंट मैटर, क्योंकि वो प्रोड्यूस करने का सोर्स ही गलत है आपका. ठीक है, अब क्या हुआ है, इंडिया में एक चेंज हुआ है जब से डिजिटल रिकॉर्ड्स आ गए हैं ना हमारे यहाँ पे, स्पेशली अब AI का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, जैसे अब हमारा डिजिटल वाला एरा चल रहा है कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है. तो इसीलिए ना ज़रूरी हो गया है कि चेन ऑफ कस्टडी लेके आया जाए, क्योंकि जब से इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं ना, तो ये देखा गया है ट्रेंड कि काफ़ी हद तक ना लोग गलत जनरेट कर लेते हैं और पता भी नहीं लग पाता कि ये क्या ऑथेंटिक है या नहीं है, राइट. तो इसीलिए जब से डिजिटल रिकॉर्ड्स आए हैं हमारी पिक्चर में, तो ये चेन ऑफ कस्टडी का कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं देखा लगने लग गया है. मतलब कि इस चीज़ को भी कोर्ट्स कंसीडर करने लग गए हैं कि सोर्स क्या है, क्योंकि देयर आर मतलब हाई चांसेस कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई एविडेंस दिखा रहे हो तो काफ़ी चांसेस है कि हो सकता है कि मैनिपुलेटेड. ठीक है, तो इसलिए ये ट्रेंड है. ठीक है, ऑल राइट. अब हम आगे चलते हैं. जो हमारा थर्ड है दैट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ. क्या होता है? व्हाट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ? मतलब नाम से समझ आ रहा होगा, कंक्लूसिव यानी कि फाइनल प्रूफ. कि अगर मतलब समझाती हूँ मैं, फाइनल प्रूफ एज इन आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम से अलग है, क्योंकि यहाँ पे इर्रिबर्टेबिलिटी आ जाती है कि अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया ना
कि ये कंक्लूसिव प्रूव है किसी चीज़ का, तो इट मीन्स कि जो ऑपोजिट पार्टी है ना उसको कोई राइट नहीं मिलता टू डिफेंड हिमसेल्फ या फिर प्रेजेंट एविडेंसेस। तो अगर कोई चीज़ कंक्लूसिव प्रूफ है ना किसी चीज़ का, तो इट मीन्स कि सामने वाली पार्टी के पास ये भी अधिकार नहीं है कि वो अपने फेवर में एविडेंसेस भी पेश कर पाए। ठीक है, कोर्ट ने मान लिया कंक्लूसिव प्रूफ, तो बस पत्थर की लकीर, वो मानना ही पड़ेगा, उसको आप अपोज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा 2(1)B में है। इसमें ये बोला गया है कि अगर एक फैक्ट है, when one fact is declared as conclusive proof of another fact। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से समझना कि अगर एक फैक्ट को हम बोल रहे हैं कि अगर ये फैक्ट प्रूव हो गया तो इट इज़ द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, तो इसका क्या मतलब है। पहली चीज़ तो ना ये याद रखो कि कंक्लूसिव प्रूफ के लिए वी ऑलवेज नीड 2 फैक्ट्स। एक सिंगल फैक्ट से, आइसोलेशन से काम नहीं चलेगा, तो वी नीड मिनिमम 2 फैक्ट्स। तो क्या चीज़ है कि मिनिमम 2 फैक्ट्स मस्ट बी देयर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बोलता है, मान के चलो एक एग्जाम्पल कि एक फैक्ट है, ये है 1 फैक्ट, ये है अनदर फैक्ट। 2 फैक्ट्स चाहिए हमें कंक्लूसिव प्रूफ के लिए। तो ये बोलता है कि अगर एक फैक्ट प्रूव हो गया ना, अगर ये वाला फैक्ट आपने प्रूव कर दिया, आपने मतलब पार्टीज ने एक सिंगल फैक्ट प्रूव कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट को जो है ना, कोर्ट शैल रिगार्ड इट ऑल्सो एज प्रूव्ड। यानी कि अगर 2 फैक्ट्स हैं, ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ है कि दिस फैक्ट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, इसका मतलब अगर आपने ये वाला फैक्ट अलोन दिस फैक्ट आपने प्रूव कर दिया, तो आपको ये वाला प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट खुद से मान लेगा कि अच्छा ये प्रूव हो गया, तो इसका मतलब ये भी सच है, ये भी प्रूव मान लेगा, ऑटोमेटिकली ये भी प्रूव मान लेगा। तो आपके एक फैक्ट को प्रूव करने से द अनदर फैक्ट इज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड। आपको दूसरा फैक्ट भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कहीं पे लिखा है कि स्मोक शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फायर। तो 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें क्या हैं, एक है स्मोक और एक फायर। ये है फैक्ट 1 और ये है फैक्ट 2। फैक्ट 1 F1 लिख रही हूँ और फैक्ट 2 को F2। तो जो ये स्मोक वाला फैक्टर है, ये वाला जो फैक्ट है, और एक ये है फायर वाला, तो ये हो गया 1 फैक्ट। डेफिनेशन पढ़ाऊँगी तो समझ आ जाएंगे ये टर्म्स। 1 फैक्ट और ये है अनदर फैक्ट। देयर आर 2 फैक्ट्स इन दिस सिनेरियो। तो इसमें ये बोला, मान लो एक स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर स्मोक है, ठीक है, तो ये भी समझ आ जाना चाहिए, उसका कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि अगर स्मोक आ रही है, धुआं आ रही है, तो आग भी लगी होगी। ठीक है, कि अगर ये प्रूव हो जाता है ना कि स्मोक है, धुआं उठा है, कहीं से धुआं आ रहा है, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि मान लो सामने कहीं इंडस्ट्री दिखी, आपको वहाँ से धुआं आ रहा है, तो आपको ये भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे आग लगी थी। नहीं, अगर धुआं आ रहा है तो कोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इसको रिलाई करके ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज प्रूव्ड। तो कोर्ट ये अपने आप प्रिज्यूम कर लेगी कि भाई अगर धुआं है तो आग भी लगी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोर्ट के आगे आपने ये प्रूव कर दिया कि धुआं उठा था, ठीक है, तो कोर्ट शैल कंसीडर एज फायर ऑल्सो एज प्रूव्ड। और एक चीज़ और, अगर कोर्ट ने कंसीडर कर लिया ऐसा, तो जो हमारी दूसरी पार्टी है, यानी कि जो ऑपोजिट पार्टी है, उसके पास ये राइट नहीं है, ही कैन नॉट डिसप्रूव्ड, कांट डिसप्रूव, यानी कि इट इज़ नॉट अलाउड, ये इर्रिवर्टेबल है।
कि अगर कोर्ट ने एक फैक्ट मान लिया कि ये प्रूव हुआ है, ठीक है, तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली मान लेगा। तो सामने वाली पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो आके बोल पाए इसके अगेंस्ट एविडेंस दे पाए, नहीं, कोर्ट ने बोल दिया तो बोल दिया, सामने वाली पार्टी का यहाँ पे ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। इसीलिए तीनों प्रूफ की लिस्ट में से, तीनों काइंड्स में से मे और शैल प्रिज्यूम फिर भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑपोजिट पार्टी हैज़ दी ऑप्शन टू गिव एविडेंसेस इन हिज फेवर, तो वो जो है वो रिबोटेबल है। बट कंक्लूसिव प्रूफ अपने आप में ही बहुत स्ट्रिक्ट तरीके की प्रिजम्पशन है कि अगर कोर्ट ने किसी चीज़ को कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया ना किसी चीज़ का, तो इट मीन्स कि बस मान लिया, नो अदर ऑप्शन। पार्टी चाह के भी क्या बोलते हैं उस चीज़ का एविडेंस नहीं दे सकती है। ऑल राइट, तो ये थी हमारी अप्रोच। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, आगे चलो, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब अगला टॉपिक आएगा फैक्ट्स और फिर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसके लिए टाइम तो चाहिए, बट मैं थोड़ी बहुत जिस्ट दे देती हूँ, या अभी ये नहीं पढ़ाती, या तो ब्योर एक्ट कर लेते हैं जितना हमने आज रीड किया है, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। ओपन योर ब्योर एक्ट एंड अभी जो हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, तो ये पहले सबसे पहले निकाल लो, क्योंकि साथ साथ ब्योर एक्ट रीडिंग करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कवरिंग मल्टीपल टॉपिक्स इन वन क्लास, ठीक है, और वन गो में इतने सारे टॉपिक समझ भी नहीं आ सकते, ठीक है। पहले आप 2(1)B खोलिए। 2(1)B में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि क्या बोल रहा है ये, ध्यान से पढ़ना और मार्क करते चलना। Conclusive proof means when one fact is declared by this अधिनियम to be the conclusive proof of another, ठीक है। The court shall on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। अभी जो मैंने पढ़ाया एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है यहाँ पे कि नहीं है। एग्जाम्पल से हमने जैसे समझा कि अगर कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि जब एक फैक्ट, अगर कोई एक फैक्ट बीएसए में मान लो लिख दिया गया कि अगर ये फैक्ट प्रूव हो गया है ना, तो दूसरा फैक्ट ना कोर्ट को ऑटोमेटिकली मान के चलना है कि प्रूव्ड है, ठीक है, देयर इज़ नो इफ एंड बट्स। अगर एक फैक्ट प्रूव हो गया है तो दूसरा फैक्ट अपने आप कोर्ट को ऑटोमेटिकली मान के चलना है कि ये भी प्रूव हो गया है, ये हो गया तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। और जो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर कोर्ट ऐसा करता है ना कि इस फैक्ट को प्रूव होने के बाद इसको ऑटोमेटिकली मान लेता है प्रूव, तो उस केस में एविडेंस शैल ऑल्सो नॉट बी अलाउड, यानी कि इररिबर्टेबल है, दूसरी पार्टी को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कोर्ट ने एक बार बोल दिया कि ये चीज़ इसका कंक्लूसिव प्रूफ है, तो बस दैट्स ऑल। कोर्ट मतलब दूसरी पार्टी को चांस नहीं दिया जाएगा कि आप डिसप्रूव कर पाएँ ये स्टेटमेंट को, या आप अपने एविडेंसेस पेश कर पाएँ। दिस इज़ नॉट अलाउड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, हमने नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम, राइट। तो मे प्रिज्यूम कहाँ पे है, 2(1)H। मे प्रिज्यूम whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। यही चीज़ मैंने बताई थी कि अगर कोर्ट के पास मतलब लिखा हुआ है कहीं पे मे प्रिज्यूम, तो कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन रहती है कि किस 3 चीज़ों की। पहली चीज़ कि वो मान ले कि हाँ प्रूव्ड है चीज़, कोर्ट मान के चले कि प्रूव है, ख़त्म करो बात, मैंने मान लिया, तुमने बता दी ये चीज़ और मैं मान लिया, मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ हुई होगी। अदरवाइज़ कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि और मुझे डिटेल्स मिले, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एविडेंस के लिए भी पार्टीज़ को बोल सकता है कि एविडेंस लेके आओ, ठीक है। और ये तो पहला ऑप्शन हो गया, या तो प्रूफ मान के चले या फिर एविडेंस मंगा ले। और तीसरी चीज़ जो इसको कंक्लूसिव प्रूफ से अलग बनाता है, दैट इज़ कि अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। इसका मतलब है कि चाहे कोर्ट मान के चले किसी चीज़ को प्रूव्ड, फिर भी दी ऑपोजिट पार्टी शैल हैव दी ऑप्शन कि वो अपने फेवर के एविडेंसेस दिखा सकता है,
ठीक है, वो एविडेंस है, चाहे कोर्ट प्रूव कर ले कोई चीज़, बट सामने वाली पार्टी के पास ऑलवेज हैज़ द लिबर्टी कि वो अपने एविडेंसेस प्रेजेंट कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि ये रिबर्टेबल है। ठीक है, तो ये है रिबर्टेबल। आगे चलते हैं। शैल प्रिज्यूम, जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है 21L, ये बोलती है कि वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। तो इसमें और मे प्रिज्यूम में यही डिफरेंस आता है कि जब कहीं लिखा है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ तो कि वो कोर्ट के ऊपर एक मैंडेट डालता है, मैंडेटरी, कंपल्सरी, कि उसको प्रूव करना ही पड़ेगा, उसको ये मतलब प्रिज्यूम करके ही चलना पड़ेगा कि ये चीज़ प्रूव्ड है। तो अगर कहीं लिखा है कि शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट को ये मान के ही चलना पड़ेगा, देयर इज़ नो लिबर्टी। ठीक है, कोर्ट को मान के ही चलना पड़ेगा कि ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। ठीक है, प्रूव हो चुकी है। उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन, कि जैसे यहाँ पे था ना कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। आप एविडेंसेस नहीं मंगा सकते सामने वाली पार्टी से, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि नहीं मेरे पास क्लैरिटी नहीं है और मुझे और एविडेंसेस की ज़रूरत है एंड देन आई विल डिसाइड। नो, यू कैन डू दैट। आपको प्रूव्ड ही मान के चलना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। इसका मतलब सेम कि रिबोटेबल है। अनलाइक कंक्लूसिव प्रूफ, इट इज़ ऑल्सो रिबोटेबल, कि चाहे कोर्ट ने मान लिया कि प्रूव हो गई है चीज़, प्रिज्यूम करके चल रहा है, बट फिर भी जो हमारी ऑपोजिट पार्टी है ना, उसके पास ये लिबर्टी रहेगी, ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो अपनी तरफ के, अपनी फेवर के एविडेंसेस दिखा के ये बता सकता है कि नहीं, जो चीज़ आपने प्रिज्यूम की है ना दैट इज़ रॉन्ग, और वो चीज़ प्रूव्ड नहीं है बल्कि इट शैल बी डिसप्रूव्ड, क्योंकि ये फैक्ट्स मैच नहीं हो रहे, मैं आपको एविडेंसेस दे सकता हूँ। दिस इज़ द थिंग, एंड आई होप आपको तीनों टर्म्स में बहुत क्लैरिटी मिली होगी। एंड बाकी का जो पार्ट है हमारा, जो थोड़ी बहुत हमारी डेफिनेशंस बीच में बच गई हैं, वो बहुत छोटी छोटी हैं। हम कल पहले आके यही पार्ट ख़त्म करेंगे, ठीक है, एंड देन ओनली वी विल मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो, एंड बेयर एक्ट से भी मतलब तरीका सही लग रहा हो समझाने का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बोर्ड पे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, एंड साइड बाय साइड वी शुड ऑलवेज रीड द बेयर एक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। सो दैट इज़ ऑल। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे फैक्ट से। ठीक है, हम फैक्ट पढ़ेंगे पहले, फैक्ट के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, देन हम पढ़ेंगे हमारा क्या पार्ट पढ़ेंगे, हाँ फैक्ट्स के अंदर 3 चीज़ें आ जाएंगी, इसमें काफ़ी हद तक ना हमारी सेक्शन 2 की ऑलमोस्ट डेफिनेशंस भी कवर हो जाएंगी इस टॉपिक के बाद। फिर हमारा जो अगला पार्ट शुरू होता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का, उस पे आएंगे। ठीक है, सो धीरे धीरे हमारा कल फाइनली सेक्शन 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो प्रिलिमिनरी क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट था ना, प्रिलिमिनरी टॉपिक्स थे, दैट वुड बी डन बाय टुमारो, ताकि उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे चल सकें। ये हाँ, यहाँ तक हमारा पार्ट 1 था एंड देयर आर टोटल 4 पार्ट्स, राइट। तो हमारा प्रिलिमिनरी वाला कॉन्सेप्ट कल तक ख़त्म हो जाएगा एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड अगेन द सेम थिंग, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, मल्टीपल रिविजन्स लीजिए, जो पढ़ रहे हो धीरे धीरे, देयर इज़ नो रश। आप चाहे एक रिकॉर्डिंग आपको 2-2, 3-3 बार भी देखनी पड़े समझने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। मेन थिंग इज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, बट गेट द क्लैरिटी। पहली बार में क्लैरिटी होना ज़रूरी नहीं है कि सबको आ जाए। ठीक है, सबका अलग होता है, एक कैपेसिटी टू लर्न, एबिलिटी टू लर्न, तो हर किसी का अपना लेवल है। सो द थिंग इज़, आपको जो चीज़ें सूट करें आप वो करो। रिकॉर्डिंग्स लो प्रॉपरली, इसमें डिले मत करो। जब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो रही हैं उसी टाइम देखो, उसके बाद साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो, जो मैं क्लास में लिखवा रही हूँ, बोल रही हूँ, जस्ट कीप ऑन राइटिंग। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मेक श्योर कि आप पिछले वाला पढ़ के आएँ। ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी विल कम्प्लीट द BSA टोटली इसी तरीके से। ठीक है, एंड दिस इज़ द थिंग। और ये हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है वो है निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे कनेक्ट करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डू जॉइन द ग्रुप एंड गेट द रेगुलर अपडेट्स एंड कीप लर्निंग। ठीक है, कीप रिवाइजिंग, दैट इज़ द थिंग। ऑलराइट, सो ओके, देन आई विल मीट यू टुमारो एंड आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों।
All right. Okay, all the best students, and we will meet in the next class. All right, bye bye.